नमस्कार दोस्तों। कहानी श्रृंखला की कहानी सीरीज में आज एक नई कहानी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है धुलाई वाले। और इस कहानी के लेखक हैं बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। तो पहले लेखक के जन्म पे बात करता हूँ। इनका जन्म 1882 ईस्वी में और मृत्यु 24 फरवरी 1951 ईस्वी में। यह सामान्य सा परिचय राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला का है। और धुलाई वाली जो कहानी है, इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। और इस कहानी के विषय पे बात करें तो यह है हास्य विनोदपूर्ण कहानी। इसमें नवविवाहिता के मनोदशा का अंकन किया गया है। अगर इसके पात्रों की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र हैं बंसीधर, नवल किशोर, जानकी देई और अन्य पात्र। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कहानी से रूबरू करवाता हूं। और आप लोग अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी इस कहानी से रूबरू हो सके। धुलाई वाली लेखक हैं बंग महिला। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्याग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां थी और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, क्या है कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखकर ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर के झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह देना बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया हूँ। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही है तो कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उसके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किस से? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती।
एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे मारे शर्म मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आए ही हुए, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्या खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चला गया और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए और ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इतने दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। उसी बंसीधर का जाना अस्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घिरे रहते हैं। छूछे का कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है ही नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गरीबी में भी जो उसके मन का ख्वाहिश है कि डोली पालकी में बिठा कर लेके चले, लेकिन इक्का या जिसको कि टमटम या घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, उस पे उसको फिर से बैठाने लगा, जिसका कि उसे पहले ही नफरत था कि किसी पराये पुरुष के साथ कैसे मेरी बीवी बैठ करके जाएगी। बंसीधर इक्का ले आया और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी अस्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी रुलाई भी कम होती गई। निकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछतास से उठे। इक्के वाले ने कान बचाकर जानकी जी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है ना?
वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों बड़े रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा बहुत टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2.5 दर्ज का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरक कर बोले, अगर मैं 2.5 दर्ज का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाले चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर उसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पर कार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में से शुरू से आखिरी तक देखा, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया है। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझा दूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटका हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 2.5 का था, पर 2.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगर बगर सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आज झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूरियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर बात हुई तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्यूढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 1-2 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सब कोई थे तो बंसीधर ही थे। उसके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अकचकार काकर थोड़ा सा मुंह खोला, जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी
स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन हो, देखो रोबल करथईन। दूसरी, अरे गाड़ी में बैठा हो। पहली, दूर बोरही ई जनानी गाड़ी थेरे है। दूसरी, तऊ हो भलू कहूँ। कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्ज़ापुर चढ़ी हो न। इसके जवाब में उसने जो कहा वो न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो। आयन इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोसैया। पहली, अरे नहीं जनलू, पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाला जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जी जनित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाय चुकी हुई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दक्का दक्का लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाय गईले। पहली, आवे जावे के तो सब आते जाते बटल बाटेन। पुन यह साहित्य तो विचारो विपत में न परल बाटिल हो। हे हम पंचायत राजघाट टिकस कट उली, मंगल के सराये उतरली, होदन पुन चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही। दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरन गरिल खुली। अब भैया उगरा फार फार नरिया, ए साहब गरिया खरी कर, ए साहेब गरिया तनी खरी कर। भला गरिया दहीनाते काहे की खरी होए। पहली, ओ मेहरवा बरी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खरी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय न नहीं, हे साहेबवा सुनी तो, कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किन्हो गोसैया। तीसरा, हम देखे रहिल हो, मजेक टोपी देहले रहले न। इस तरह की बेसिट पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने पर मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर में के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे का ही के केहू से कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो
उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी है। क्यों? सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की ढुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री की को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता नारियों स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कब भैया, जो कोई बिना टिकस के आवत होई तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रह कि मेहरारू के तो बैठा दिहल और अपवा टाउन टिकस लेके चल दिहले। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली की रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेरा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साहित्य में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझा कैसा गजब तूने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुम न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का।
हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था? 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर के राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।